दोस्तों हिपोक्रेसी की भी ना कोई सीमा होती है। वैसे ये बात मोदी जी ने पता नहीं किसके लिए बोली थी, लेकिन आज ये महाराष्ट्र में एनडीए पर एकदम फिट बैठ रही है। एनडीए क्या, बीजेपी पर एकदम फिट बैठ रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का, मखौल उड़ा रहे हैं कि क्या कहते थे और क्या से क्या हो गए। अब डी कंपनी, जी हाँ, दाऊद के करीबियों के साथ भी क्या बीजेपी उनके साथ संबंध बनाएगी? ऐसे लोग जिन पर खुद दाऊद के करीबी होने का आरोप बीजेपी लगाती थी, क्या वो एनडीए के सहयोगी के टिकट से न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि ताल ठोककर चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र में जो हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। कल नामांकन का आखिरी दिन था। कल जाकर पता चला है, कल शाम जाकर पता चला है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार उतार रहा है। दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि कई सीट्स तो ऐसी हैं जहां पर गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार चुके हैं। करीब 15 सीटें बताई जा रही हैं ऐसी। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एनडीए के अंदर भयंकर गदर मचा हुआ है। मतलब ऐसा गदर मचा हुआ है कि अच्छी खासी छीछालेदर इस गदर में पता है किसकी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। वो बीजेपी जो ख्वाब देख रही है कि महाराष्ट्र में उसका सीएम बने, वो अब इस बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि वो लोग जिन पर वो आरोप लगाती थी कि वो डी कंपनी यानी कि दाऊद के करीबी हैं, आखिर उन लोगों को उसके सहयोगी टिकट क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, अजित पवार ऐसा लगता है कि बीजेपी के ट्रैप पे फंसने को अब तैयार नहीं है। अजित पवार को बीजेपी ने खूब बेवकूफ बनाया, लेकिन अब अजित पवार के समझ में आ गया कि बीजेपी को अगर जवाब देना है तो बीजेपी के तरीके से ही जवाब देना पड़ेगा। कल तो अजित पवार ने कमाल ही कर दिया, मतलब गजब ही कर दिया। दोस्तों, नवाब मलिक को आप जानते होंगे। नवाब मलिक पूर्व में शरद पवार के बेहद खासमखास माने जाते थे। फिर पार्टी टूटी तो नवाब मलिक अजित पवार गुट में शामिल हो गए। नवाब मलिक जेल भी जा चुके हैं, आपको याद होगा। और आर्यन खान केस में ताबड़तोड़ जो खुलासे करते थे नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे के पूरे नेक्सस को एक तरह से पर्दाफाश करता था। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन हुआ ये कि अजित पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को लेकर ज़बरदस्त तरीके से तकरार मोल ले ली, या फिर ये कह लें कि बीजेपी को खुन्नस में डाल दिया। और खुन्नस भी ऐसी कि बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। हुआ ये दोस्तों कि एनसीपी ने यानी कि अजित पवार की पार्टी ने भाजपा से पंगा तब ले लिया जब नवाब मलिक के लिए उन्होंने न केवल नवाब मलिक को टिकट दे दिया बल्कि उनकी बिटिया को भी टिकट दे दिया। हुआ ये दोस्तों कि नवाब मलिक ने पहले मुंबई के शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन थोड़ी देर बाद अजित पवार गुट ने उनको एबी फॉर्म देकर अपना कैंडिडेट बना दिया। मतलब आखिरी वक्त में, जब आधा एक घंटा बचा हुआ था बस नामांकन का, उसी वक्त में अजित पवार ने तय किया कि नवाब मलिक निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, नवाब मलिक को उनकी पार्टी टिकट देगी। न केवल नवाब मलिक को टिकट दिया अजित पवार ने, बल्कि उनकी बिटिया को भी टिकट दे दिया। मतलब परिवार के 2 लोगों को अजित पवार ने टिकट दिया। और बीजेपी से नाराज हो गई, क्योंकि बीजेपी तो नवाब मलिक के रिश्ते डी कंपनी से बताती थी ना, दाऊद से बताती थी। अरे आपको याद नहीं है 2021 का देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। बस दोस्तों, जैसे ही नवाब मलिक को अजित पवार ने टिकट दिया, लोगों ने बीजेपी की फजीहत कर दी कि लो, खुद तो लगाते थे नवाब मलिक पर डी कंपनी के साथ संबंध के आरोप, अब उनके सहयोगी डी कंपनी वालों को टिकट दे रहे हैं और बीजेपी उनके साथ गठबंधन में है। तो बीजेपी के लिए बड़ी असहज वाली स्थिति हो गई। बीजेपी ने कह दिया कि भाई ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। लेकिन ये साफ तौर पर कहना कम और हिपोक्रेसी ज्यादा नहीं है? बताइए, हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है ना। आपके गठबंधन के सहयोगी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिस पर आपने झोला भर भर के आरोप लगाए कि फलाने के तो डी कंपनी के साथ संबंध है, दाऊद की कंपनी के साथ संबंध है, और आप अपने गठबंधन के सहयोगी को रोक भी नहीं पाए।
तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एनडीए के अंदर ऐसी तकरार मची है कि अजित पवार ने साफ तौर पर बीजेपी से पंगा लेने का, आमने सामने पंगा लेने का मन बना लिया है। और बीजेपी हाथ खड़े कर रही है कि हम तो इनके लिए प्रचार ही नहीं करेंगे, आप प्रचार कीजिए ना कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, फजीयत तो आपके अपने सहयोगी ने कर दी ना, आपका माहौल तोड़ा दिया। अब बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर कहा, दाऊद का दोस्त अब आधिकारिक तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज कहां हैं। अब आप 1% सोचिए, ऐसा अगर इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी ने किया होता, बाई चांस शरद पवार ने किसी ऐसे को टिकट दिया हो जिस पर बीजेपी या फिर कांग्रेस डी कंपनी के संबंध के आरोप लगाती थी, या फिर ऐसा काम उद्धव ठाकरे ने किया हो या खुद कांग्रेस ने किया हो, तो गोदी मीडिया ने पूरे जहान को सर पर उठा लिया होता इस समय और घोषित कर दिया होता कि पूरी की पूरी जो इंडिया गठबंधन है वो तो दाऊद के पैसे से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस खबर पे नील बट्टा सन्नाटा है। मजाल है कोई हल्ला बोल दे, कोई दंगल कर ले और कोई ब्लैक एंड व्हाइट कर ले इसका। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि एनडीए के अंदर जबरदस्त तरीके से तकरार मची हुई है। अब आप कहेंगे कि अजित पवार ने ऐसा पंगा कैसे ले लिया बीजेपी से, जब अजित पवार जानते हैं कि न केवल वो गठबंधन में सबसे कमजोर सहयोगी हैं बल्कि बीजेपी उनको ज़्यादा भाव भी नहीं दे रही है। तो फिर अजित पवार चुनाव के दौरान इस तरह का रिस्क कैसे ले रहे हैं। बात सिंपल है दोस्तों कि ये जो पिछले कई दिनों से नैरेटिव बनाया गया कि अजित पवार के साथ तो बीजेपी गठबंधन भी नहीं करना चाहती, संघ भी चाहता है कि गठबंधन टूट जाए और बीजेपी मानती है कि अजित पवार सबसे कमज़ोर कड़ी है, ये अजित पवार को अखर गई है बात। अजित पवार की कार्यकर्ताओं का दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है कि आप कितना झुकेंगे, झुकने की भी कोई सीमा होती है। और बात भी ठीक है दोस्तों, अजित पवार के पास 40 विधायक हैं, 40 विधायक लेकर आए हैं अजित पवार अपने साथ। और दोस्तों एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक हैं, मतलब 2 विधायक कम हैं एकनाथ शिंदे के पास, तो वो सीएम बने हुए हैं। और अजित पवार अपने साथ 2 विधायक ज्यादा लेकर आए और वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और तो और दोस्तों लोकसभा चुनाव में भी अजित पवार को सीटें कम दी गई। हालांकि ये बात सही है कि उनका प्रदर्शन भी बहुत ही खराब रहा, वो केवल 1 ही सीट जीत पाए और उनके कंपैरिजन में, उनके अगर हम तुलना करें तो एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की स्थिति को देखा जाए तो फिर अजित पवार तो जाहिर तौर पर बड़े सहयोगी हैं बीजेपी के, उसके बावजूद भी टिकट बंटवारे में उनकी चली नहीं। अमित शाह ने तो कई सीटों में बाकायदा लिस्ट थमा दी अजित पवार को भी कि भाई ये आपके कमज़ोर सहयोगी हैं, इनको निकाल के बाहर कीजिए और दूसरों को टिकट दीजिए, नहीं तो आप सीट निकाल नहीं पाएंगे। वैसे ही बीजेपी का इतना ज़्यादा दबाव था, ऊपर से अजित पवार के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि आप नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए। अब दोस्तों नवाब मलिक अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता ही नहीं है, अजित पवार की पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं। और अजित पवार को ऐसा लगता है कि मुसलमान, क्योंकि शरद पवार को वोट देता रहा है, उनकी पार्टी का जनाधार है, तो अजित पवार को ऐसा लगता है कि मुसलमान वोटर उनको इस बार भी वोट करेगा, कम से कम अजित पवार के नाम पर करेगा। अजित पवार के कहने पर ही एक तरह से एनडीए की सरकार ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने मदरसा टीचर्स की सैलरी बढ़ाई थी। कहा यह जाता है कि अजित पवार चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान उनको वोट देगा। अब देगा नहीं देगा वो तो खैर चुनाव के वक्त पता चलेगा, लेकिन अजित पवार के कार्यकर्ता उन पर दबाव बना रहे थे कि मतलब आप कितने दबाव में आएंगे, आपके पास एकनाथ शिंदे से ज़्यादा विधायक है, फिर भी आपको डिप्टी सीएम बनाकर रख दिया गया, चलती आपकी है नहीं सरकार में। सुनने में अभी ये भी आया था कि आखिरी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें अजित पवार 5 मिनट के बाद उठकर चले गए थे, तमतमाते हुए, बहुत नाराज थे। और अगर सीट शेयरिंग के हिसाब से देखें तो जो फाइनल आंकड़ा आया है उसमें भी अजित पवार को कुछ खास नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, जो कल आखिरकार नामांकन का आखिरी दिन था, तो कल जाके पता चला कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 288 सीट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो 152 यानी कि 152 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी पार्टी जो है एनडीए के अंदर इस वक्त वो बीजेपी ही है दोस्तों, विधानसभा के अंदर भी, और बीजेपी सबसे ज़्यादा टिकट पर चुनाव भी लड़ रही है। और अपने खाते से बीजेपी 4 सीट सहयोगियों को भी देने वाली है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिली हैं 85 सीटें यानी कि 85, और अजित पवार की पार्टी को मिली हैं 52 सीटें, मतलब 52 प्रत्याशी अजित पवार अपने इन सीटों पर उतार सकते हैं। तो अभी आंकड़ा आप कहेंगे 289 का पहुंच गया, सीटें 288 हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि अजित पवार की पार्टी से जो नवाब मलिक ने नामांकन भरा वो 2 फॉर्म भर दिए। पहले उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा, बाद में उनकी अपनी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, इसीलिए ये आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वैसे 288 सीट्स का ये आंकड़ा फाइनल मैंने आपके सामने रख दिया है। तो अब आप देखिए सीट शेयरिंग में, जो फाइनल सीट शेयरिंग हुई है उसमें भी अजित पवार सबसे छोटी पार्टी बनकर उभरे हैं।
तो जिसका प्रत्याशी ही 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसका सीएम कैसे बनेगा? और जब सीएम नहीं बनेगा तो अजित पवार को मिला क्या? क्योंकि अजित पवार को डिप्टी सीएम तो शरद पवार ही बना देते। शरद पवार से पार्टी छीनकर, सिंबल छीनकर, दुश्मनी मोल लेकर, चाचा का बुरा बनकर क्या मिला अजित पवार को? ये उनके कार्यकर्ता उनसे पूछते होंगे ना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीट शेयरिंग कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का भी निकल कर आ चुका है, क्योंकि कल फाइनल आंकड़ा आया। तो जो इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग है, जो बताया जा रहा था कि 85 का सीट शेयरिंग होगा, वो नहीं निकला। फाइनल जो आंकड़ा आया है वो ये है कि 102 सीटों पर, 288 में से 102 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी है इंडिया गठबंधन में। इसके अलावा उद्धव गुट को मिली है 89 सीटें, अच्छा माना जाएगा इसको। और शरद पवार गुट को मिली है 87 प्रत्याशियों के लिए जगह, मतलब 87 सीटों पर शरद पवार ने उम्मीदवार उतारे हैं। सीटें तो खैर अभी मिलनी बाकी हैं, लेकिन इन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप कह सकते हैं कि शरद पवार इसमें सबसे हार्ड बार्गेनर के तौर पर उभरे हैं। शरद पवार को सबसे ज़्यादा कुछ, मतलब उन्होंने बढ़िया बार्गेनिंग करी है। शरद पवार को 87 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है, जबकि वो तीनों ही दलों में सबसे छोटा दल है इस समय विधानसभा के अंदर भी, लेकिन बार्गेनिंग पावर शरद पवार की, और इसीलिए अभी 13 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं इंडिया गठबंधन में। और अगर इनका आंकड़ा निकाले तो फिर 291 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब सीटें 288 हैं तो इंडिया गठबंधन वाले 291 सीटों पर कैसे उम्मीदवार उतार रहे हैं? यहाँ भी इसी गठबंधन के दल आमने सामने हैं। उधर 15 सीटों पर है एनडीए के, इधर 3 सीटों पर है। मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी सीटों पर गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उससे ज़्यादा उम्मीदवार उतार दिए गए, इसीलिए आंकड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन टेक्निकली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर प्रत्याशी उतार रही है इंडिया गठबंधन में, और एनडीए में बीजेपी। लेकिन अभी तक दोस्तों इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह का ना तो कोई बयान आया है जिसमें ऐसा पता चले कि तीनों पार्टियों के बीच में खटपट चल रही है, और ना ही किसी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कभी आरोप लगाए हो कि फलाने के संबंध डी कंपनी के साथ है। लेकिन आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस 2021 में जिसके संबंध डी कंपनी के साथ बता रहे थे, आज उनके सहयोगी उनको न केवल टिकट दे रहे हैं बल्कि उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया। अब अगर नवाब मलिक 1% जीत कर आ गए और विधानसभा में बैठ गए और एनडीए की सरकार 1% बन गई, तो क्या एनडीए की सरकार ऐसे लोगों के सहयोग के साथ बनेगी जिनके संबंध बीजेपी वाले डी कंपनी के साथ बनाते थे? तभी तो मैंने आपसे कहा, हिपोक्रेसी की भी ना दोस्तों कोई सीमा होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।